हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिडकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम कंटिन्यू नियोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में जो नियोप्लाज्म की कंडीशन होती है वह एग्जैक्टली होता क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन कंप्लीट की, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और वहीं हमने देखा कि मेलिग्नेंट और बिनाइन नेचर का ट्यूमर क्या होता है, हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा। अब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोप्लाज्म क्या होते हैं, यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं नियोप्लाज्म की कंडीशन में। सबसे पहले हम मेनली बात करते हैं नियोप्लाज्म ऑल्सो नोन एज अ ट्यूमर। नियोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, हम ट्यूमर बोल सकते हैं। अब ट्यूमर का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन या ऐसे सेल की स्थिति जिसमें सेल क्या कर ले, अपने नॉर्मल से ज़्यादा रेपिडली ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाए। हैव सेवरल डिस्टिंक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर कई टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाले हैं, अब हम उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट हमें देखने को मिलता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ये बेसिक सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किस चीज़ का, नियोप्लाज्म का। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब नियोप्लाज्म एग्जिबिट अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि सेल की ग्रोथ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने लग जाती है, यानी कि अनकंट्रोल होने लग जाती है, लीडिंग टू एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। जिसका रिजल्ट या जिसका एंड रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, यानी कि उसमें एबनॉर्मल टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो होने वाला होता है हमारे ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है, नियोप्लाज्म ऑफ्टन बिहेव इंडिपेंडेंटली डिसरिगार्डिंग नॉर्मल सेलुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नियोप्लाज्म होता है वो कैसा बिहेव करता है, इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। मतलब उसकी सेल किसी और सेल को देख के ग्रोथ नहीं करती, वो अपने हिसाब से रेपिडली ग्रोथ करती हुई जाती है। यानी कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट बात करें कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कई टाइप की जो नॉर्मल सेलुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं उसके भी हमें डिसग्रेडिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या देखने को मिलता है, हमें डिसरिगार्डिंग द नॉर्मल सेलुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। मतलब इसके अंदर जो नॉर्मल सेल की मैकेनिज्म होनी चाहिए वो भी नॉर्मल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। नियोप्लास्टिक सेल में लॉस देयर नॉर्मल सेलुलर मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल सेल होती है लेकिन उससे हट के क्या हो जाता है, जो नियोप्लास्टिक सेल होती है, यानी कि नॉर्मल सेल के फंक्शनिंग जो होते हैं उनको क्या कर देती है, अगर वो सेल कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, नियोप्लाज्म के अंदर, तो वो कन्वर्ट कर देगी, उसको चेंज कर देगी, उसके फंक्शनिंग को, उसको मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देगी। तो उसके जो फंक्शन है नॉर्मली वो कैसे हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या देखने को मिलता है, इन्वेजन एंड द डिस्ट्रक्शन। अब इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि ये क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इन्वेड भी हो सकते हैं। जिस कंडीशन को हमने क्या बोला था, मेलिग्नेंसी बोला था। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, इन्वेजन एंड द डिस्ट्रक्शन। मतलब मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म कैन इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू एंड सूचर्स कॉजिंग द डैमेज एंड द डिस्ट्रक्शन। इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यूज है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेटास्टेसिस। मतलब सम नियोप्लाज्म कैन स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट इन द बॉडी फ्रॉमिंग द न्यू ट्यूमर्स। अब क्या देखने को मिलता है हमें कि कई नियोप्लाज्मिक सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो नॉर्मल सेल होती है वो बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक कैविटी से दूसरी कैविटी में इन्वेड कर जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, फॉर्मिंग हो जाता है न्यू ट्यूमर का, यानी किसी टाइप का एक नया ट्यूमर और बन जाता है। अब हम देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में कि क्या ग्रेडिंग होती है मेलिग्नेंट ट्यूमर की। अब हम बात करें ग्रेडिंग ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर की। अब हमने मेलिग्नेंसी के बारे में पढ़ रखा है कि मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है मेनली, कि ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें ट्यूमर क्या करेगा, अपने जिस ऑर्गन में अकर हुआ है वहां से कहीं और क्या कर जाएगा, इन्वेड कर जाएगा। तो इसकी हम ग्रेड देखते हैं। अब इसकी मेनली 3 ग्रेड होती है। 3 ग्रेड क्या होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। मतलब लो ग्रेड, मॉडरेट एंड हाई ग्रेड देखने को मिलती है। देखते हैं इसके बारे में। ग्रेडिंग ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर इज अ सिस्टम यूज्ड टू क्लासिफाई ट्यूमर बेस्ड ऑन देयर अग्रेसिवनेस एंड लाइक्लीहुड ऑफ ग्रोथ एंड स्प्रेड। मतलब क्या हुआ कि हम ग्रेड क्यों करते हैं, ताकि हम असेस कर सकें, हम क्या कर सकें, क्लासिफाई कर सकें ट्यूमर को किस किस बेसिस पे, ऑन द देयर ऑफ अग्रेसिवनेस, कि वो कितना ज्यादा अग्रेसिव मतलब कितना ज्यादा हमारी बॉडी के रिगार्डिंग क्या है, घातक हो चुका है, एंड लाइक्लीहुड
ऑफ ग्रोथ एंड द स्प्रेड, कैसे वो ग्रोथ कर रहा है और कैसे वो स्प्रेड हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जा रहा है। अब मेनली हम इसको क्या करते हैं, 3 ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 ग्रेड में हम बात करते हैं फर्स्ट की ग्रेड। फर्स्ट इसको हम बोलते हैं लो ग्रेड। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ट्यूमर आर वेल डिफरेंशिएट, मीनिंग दे रिसेंबल नॉर्मल सेल, दे टेंड टू ग्रो स्लोली एंड द लेस अग्रेसिव। ग्रेड फर्स्ट के अंदर हमें ट्यूमर कैसा देखने को मिलता है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्यूमर सेल को अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे जो ट्यूमर का यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें कोई ना कोई एक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है जिसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि नॉर्मल सेल से हम इसको अलग तरीके से देख सकते हैं। ये क्या मेनली हमें इस तरह से दिखाई देते हैं कि मीनिंग ट्यूमर आर वेल डिफरेंशिएटेड, मीनिंग दे आर रिसेंबल द नॉर्मल सेल। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ट्यूमर अच्छी तरह से हमें विभेदित देखने को मिलता है, जिसका मेनली अर्थ क्या निकलता है रिसेंबल का, कि एज इट इज इसमें हम ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है वो किसी देखने को मिलती है हमें स्लो देखने को मिलती है। ये इस टाइम जो ट्यूमर होता है वो किस नेचर का देखने को मिलता है, हमें लेस अग्रेसिव देखने को मिलता है। ग्रेड सेकंड की हम वहीं बात करें, ट्यूमर आर मॉडरेटली डिफरेंशिएट। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो ट्यूमर है वो मॉडरेटली डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें हम थोड़ा वो चेंजेस अब देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मीनिंग दे हैव सम एबनॉर्मल फीचर। इसके टाइम क्या देखने को मिलेगा हमें कि ट्यूमर के अंदर कुछ एबनॉर्मल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दे ग्रो एट द मॉडरेट रेट एंड हैव अ मॉडरेट लेवल ऑफ अग्रेसिवनेस। अब ये क्या होगा कि हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग या हमारी लाइफ के रिगार्डिंग एक अग्रेसिव सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट हम वही बात करें हाई ग्रेड की, तो ट्यूमर आर पुअरली डिफरेंशिएटेड, मीनिंग दे हैव द सिग्निफिकेंट एबनॉर्मल फीचर। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल फीचर देखने को मिलते हैं। दे टेंड टू ग्रो रैपिडली एंड आर द मोर अग्रेसिव। अब जो ग्रेड थर्ड है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ट्यूमर हुआ है ट्यूमर की ग्रोथ कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही है। रैपिड होने की वजह से वो और ज़्यादा अग्रेसिव हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के क्या क्या क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलते हैं। अब ट्यूमर के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे, अगर मान लो किसी पेशेंट को क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, तो कैंसर के जो फीचर है वही हमें ट्यूमर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, मास और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम हमें क्या देखने को मिलता है, मास और स्वेलिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रेपिडली ग्रोथ हुई है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है। किसकी ग्रोथ हुई है, सेल एंड टिश्यू की। उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, कंप्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। अब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेल क्या हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। अब सेल ग्रोथ करेगी तो वो आसपास के एरिया को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस करने के साथ साथ क्या कर देगी, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन भी अकर हो जाएंगे। वहीं हम नेक्स्ट बात करें, वेट लॉस देखने को मिलेगा, पेशेंट होगा फटिंग नेचर का देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि जो पेशेंट है उसको क्या भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग और डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। हमें नॉर्मल जो कैंसर वाली कंडीशन होती है उसमें हमें इस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ हमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखने को मिल जाएंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में हमें मेनली क्या देखने को मिलेगा कि जो सेंसेशन होंगे वो लॉस होने लग जाएंगे। वहीं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वगैरह इस टाइप के हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब हम ट्यूमर सेल को देख के क्या क्या पता लगा सकते हैं, उसमें कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर अटिपिया। अब सेलुलर अटिपिया का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल सेलुलर मॉर्फोलॉजी। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि सेल की मॉर्फोलॉजी कैसी हो गई है, एबनॉर्मल टाइप की हो गई है। कैसी हो गई है, एबनॉर्मल सेलुलर मॉर्फोलॉजी इंक्लूडिंग द वेरिएशन इन साइज, शेप एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वेरिएशंस आ जाते हैं, वेरिएशन किस में आ जाते हैं, साइज में, शेप में और सेल के ऑर्गेनाइजेशन में। यही बेसिक सी एक मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलती है ट्यूमर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। अब प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, वेरिएशन इन सेल साइज, शेप एंड स्टेनिंग इंटेंसिटी। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जब भी सेल की स्टेनिंग की जाती है उसमें भी हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल। अब स्टेनिंग क्या होता है कि किसी भी एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए या सेल की नेचर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि सेल के नॉर्मल
फंक्शनिंग क्या है या सेल के अंदर किस टाइप की एबनॉर्मलिटी करे। तो जो नॉर्मल सेल से जो स्टेनिंग, जब हम ट्यूमर सेल को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन साइज में और शेप में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें स्टेनिंग के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमें देखने को क्या मिलती है, हाइपरक्रोमासिया। अब हाइपोक्रोमासिया में क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपरक्रोमासिया में देखने को मिलता है इंक्रीज द न्यूक्लियर स्टेनिंग इंटेंसिटी। जो सेल का न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है वहां पे भी जो स्टेनिंग की जाती है उसकी इंटेंसिटी हमें इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। वहीं हम नेक्स्ट बात करें माइटोटिक एक्टिविटी। अब माइटोटिक एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोटिक फिगर। अब जब सेल का डिवीजन होता है, यानी किसके थ्रू होता है, मेनली माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है, तो वहां पे भी इसके नंबर हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग द रैपिड सेल डिवीजन, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि सेल का रैपिडली डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटीज। न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटीज में मतलब एबनॉर्मलिटीज इन न्यूक्लियर शेप, साइज एंड क्रोमेटिन डिस्टर्बेंस। अब जहां पे हमें क्या देखने को मिला, सेल का जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है, सेल का जो न्यूक्लियर की साइज होती है उसके अंदर हमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल जाएंगी। लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर्स। अब जो टिश्यू है, जो नॉर्मल सेल के अगर मान लो स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है तो सेल से क्या मिलके बने होते हैं, टिश्यूज मिलके बने होते हैं। अब टिश्यूज का भी जो आर्किटेक्चर है, नॉर्मल उनकी मॉर्फोलॉजी है, वो भी हमें चेंज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, इन्वेजन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ट्यूमर सेल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे ट्यूमर का, या फिर हम बात करें न्यूप्लाज्म का, कि ये इन्फिल्ट्रेशन कर जाता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ट्यूमर सेल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। आसपास के टिश्यूज में क्या कर जाता है, इन्फिल्ट्रेशन कर जाता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास नेक्रोसिस की, प्रेजेंस ऑफ डेड सेल और टिश्यू विद इन द ट्यूमर। ट्यूमर के अंदर हमें और क्या देखने को मिलते हैं, डेड सेल्स देखने को मिलती हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। अब वहीं हम बात करें कोजेज ऑफ नियोप्लेजिया। ऐसे कौन कौन से कोज होते हैं जिसके वजह से क्या अकर होता है, नियोप्लेजिया की कंडीशन अकर हो जाए। प्रोसेस ऑफ द ट्यूमर फॉर्मेशन। अब ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, क्या इसके कोज होने वाले हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो नियोप्लेजिया और द प्रोसेस ऑफ द ट्यूमर फॉर्मेशन कैन बी कोज्ड बाय द वेरियस फैक्टर। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर में हमें कुछ कॉमन कोजेज होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं जेनेटिक फैक्टर के बारे में, कि जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि ऐसे फैक्टर्स जो क्या हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो, यानी कि जहां पे भी जैसे कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसे फैक्टर जो मदर फादर से क्या हो कि उनकी ऑफस्प्रिंग में आ जाए, यानी कि उनकी आने वाली संतति में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेटरी म्यूटेशंस। इनहेरिटेटरी म्यूटेशंस में क्या देखने को मिलता है हमें, जर्म लाइन म्यूटेशन दैट इंक्रीज द कैंसर रिस्क। या आप जब हेरिडिटरी का जब हम जेनेटिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे आपके एकेडमिक लेवल के रिगार्डिंग, तो वहाँ इसके बारे में हम सही से और डील कर लेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या देखने को मिलता है हमें जेनेटिक फैक्टर में, इनहेरिडेटरी म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें जर्म लाइन के अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जिस वजह से कैंसर की रिस्क क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट में हम बात करें सोमेटिक म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब सोमेटिक म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड म्यूटेशन इन द ट्यूमर सेल। जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल के अंदर अगर सोमेटिक म्यूटेशन देखने को मिलता है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि उत्परिवर्तन, यानी कि सेल के अंदर कुछ अलग टाइप का हमें क्या देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले सेल के अंदर। कब देखने को मिले, जब बेबी का बर्थ हो गया उसके बाद। लेकिन सेल के डीएनए आरएनए में जब चेंजेस होगा तो डीएनए आरएनए में चेंजेस होने के वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सोमेटिक म्यूटेशन देखने को मिलेगा। और सोमेटिक म्यूटेशन के वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर की, तो एनवायरमेंटल फैक्टर में कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू सब्सटेंस लाइक टोबैको स्मोक, एब्स्टोसिस और द सर्टेन केमिकल। जो टोबैको वगैरह होता है, स्मोकिंग होता है, सबको पता है कि इन सब चीजों की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें कहीं ना कहीं कैंसर की रिस्क इंक्रीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में हमें क्या देखने को मिलता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज द एक्सरे एंड द यूवी रेडिएशन। अगर मान लो कंसिस्टेंसली क्या हो रहा है कि एक्सरे या यूवी रेज का एक्सपोजर किसी भी पर्सन को रैपिडली हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या इंक्रीज हो जाते हैं, कैंसर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, या ट्यूमर होने के चांसेस इंक्रीज
हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शंस के बारे में। कुछ इस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं कि जिनके वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, ट्यूमर देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ वायरस होते हैं, वायरस जैसे कि एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके वजह से मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। या फिर हम बात करें इस टाइप से हमें फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कैंसर या ट्यूमर होने के चांसेस इंक्रीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और कुछ कई टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि एच पायलोरी बैक्टीरिया। एच पायलोरी बैक्टीरिया क्या करता है, जीआईटी के अंदर स्टोमक में ये क्या करता है, जीआईटी के अंदर स्टोमक में पेप्टिक अल्सर को कोज कर देता है। इसके साथ साथ कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वहीं हम बात करें लाइफस्टाइल फैक्टर की। लाइफस्टाइल फैक्टर में हमें क्या देखने को मिलता है, टोबैको यूज। अब टोबैको यूज में मतलब क्या है, स्मोकिंग और च्युइंग द टोबैको इंक्रीज द कैंसर रिस्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट एंड द न्यूट्रिशन के बारे में। डाइट हाई इन प्रोसेस्ड फूड, शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स मे बी कंट्रीब्यूट टू कैंसर। आजकल का क्या होता है, जो फास्ट फूड वगैरह होता है या फिर ऐसा होता है कि जो जंक फूड है, इन सब के वजह से भी और अनहेल्दी फूड या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, कैंसर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी की। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इंक्रीज द कैंसर रिस्क। हमने क्या बात की यहाँ पे, फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि कोई पर्सन है उसकी लाइफस्टाइल पूरी क्या सेडेंटरी नेचर है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो इसके वजह से भी आज के टाइम में क्या हो सकता है, कैंसर की रिस्क अकर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फैक्टर के बारे में। अदर फैक्टर यहाँ पे कौन कौन से होने वाले हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कुछ हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, कैंसर का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम वही बात करें क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में। परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन कैन इंक्रीज कैंसर रिस्क। अगर किसी पेशेंट को क्या होता है, कंटिन्यू क्या बना हुआ है, बॉडी के किसी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन कंटिन्यू बना हुआ है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी। अब जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो थोड़े टाइम बाद क्या कर देगी, वहां पे कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये भी एक टाइप से इसके कोजेज या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब सर्टेन जेनेटिक सिंड्रोम और फैमिली हिस्ट्री कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कैंसर। किसी पर्सन के क्या है कि अगर जेनेटिक हिस्ट्री है किस चीज की, कैंसर की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल सकता है, कैंसर होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया कोजेज ऑफ द नियोप्लेजिया, क्या क्या कोज होते हैं नियोप्लेजिया के, मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखे हमने ट्यूमर के बारे में, हमने क्लिनिकल फीचर देखे हैं ट्यूमर के, और हमने उसके साथ साथ ग्रेडिंग देखी। ग्रेडिंग के साथ हमने और क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोप्लाज्म। तो आज हमने हमारे कुछ माइनर से टॉपिक इसमें कंप्लीट किए। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वो होने वाला है कैंसर के बारे में, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके पार्ट 3 में हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे ट्यूमर वाले चैप्टर को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।